पर आने वाले समय में शायद हमारे पास चॉइसेस ही नहीं होंगी। सर्टेन काइंड ऑफ सर्जरी, अगर आपको ब्रेन सर्जरी करानी है तो फिर आपको रोबोटिक ही करानी, ठीक है। तो मैं खाली कह रही हूं दुनिया कैसे बदली है और कैसे बदलने वाली है। जो बदलने वाली है, द फ्यूचर प्रोजेक्शन दैट द वर्ल्ड विल कंटिन्यू टू चेंज एट इवन फास्टर पेस इज द रीजन व्हाई वी नीड प्लानिंग, वी नीड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स, बिकॉज इस प्लान के माध्यम से हम तैयार रहेंगे बदलाव के लिए। वी विल बी रेडी फॉर वट एवर चेंज कम्स, बिकॉज इफ यू आर नॉट रेडी फॉर चेंज यू विल फेल, राइट। दूसरा क्या हुआ इंडिया में, देखिए अभी एनईपी, नैक, एनईपी, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अब नैक की प्रोसेस बदल गई है, ग्रेडिंग नहीं रहेगी। तो क्या हो रहा है कि हमसे कहा जा रहा है, कंटिन्यूअसली हमसे रिपोर्ट्स मांगी जा रही है कि आप, फॉर एग्जांपल मैं एक एमएमटीटीसी की डायरेक्टर हूं, यूजीसी हमसे करीब हर महीने हमारा रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है, कितना की ट्रेनिंग करा दी, क्या करा दी, कितना खर्चा कर दिया, क्यों कर दिया। सो यू नो ऑल, एंड थोड़े दिनों में सब अकाउंटेबल हो जाएंगे। यूजीसी का तो प्लान ही है 15 साल में वी आर ट्राइंग टू गोइंग, वो कहना प्राइवेटाइजेशन करीब करीब खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक ही तरह के अफिलिएशन खत्म हो जाएगा, सॉरी, दैट मीन्स करीब एक तरह के इंस्टीट्यूशन होंगे। यू नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ज्यादा प्राइवेट नेचर के हो जाएंगे, बिजनेस मॉडल्स पर चलेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस के दायरे में आ जाएंगे। तो क्या होगा उस टाइम पर, फिर जो भी इवेल्युएटिंग बॉडी है, नैक जैसे है, नैक का शिकंजा इनका हम पर और कसेगा, क्योंकि जो हम में से जो भी इनएफिशिएंट हैं, जो भी प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे हैं, जो भी, इफ वी आर इनएफिशिएंट वी विल बी शट डाउन, you will not be allowed to stand. So it is ये एक future scenario is emerging that if you are not successful you could be shut down. हो सकता है आपको बंद ही ना कर दिया जाए, कहा जाए नहीं आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो उस दिन के डर में ही हमको नियोजन कर ले तो अच्छा है कि हमें फेलियर ना हो हमारा, ठीक है। दैट इज व्हाई, सो फॉर टू सर्वाइव, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, खड़े रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। द फ्यूचर लुक्स सो चैलेंजिंग, खतरनाक तो नहीं कहूंगी, बहुत चुनौती भरा नजर आ रहा है। एक तरफ से डिजिटल टेक्नोलॉजीज का प्रेशर है, वी आर प्रेशराइज्ड बाय थिंग्स लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, एजीआई ऑन द वन साइड, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑन द अदर। आपने इस साल का बजट देखा, यूजीसी ने कितना बड़ा कट किया है, अबाउट 60% कट इन एलोकेशन फॉर हायर एजुकेशन। सरकार, अब जो पहले गवर्नमेंट कॉलेज आराम से हम लोग नौकरियां करते थे गवर्नमेंट में, मैं भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की हूं, हो सकता आने वाले 15 साल में हमसे कहा जाए कुछ नहीं, बंद आपकी दुकान, क्योंकि बजट एलोकेशन इतना कम हो गया, 60% कट। तो सरवाइव करना है तो अपने को, यू विल हैव टू प्रूव योर वर्थ, यू विल हैव टू शो टू सर्वाइव कि हम नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ सब ठीक है, हमारी फाइनेंशियल एफिशिएंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, एकेडमिक एफिशिएंसी है, रिसर्च आउटपुट अच्छा है, वी आर डूइंग वेरी गुड वर्क। तो ये वेरी गुड वर्क अपने आप थोड़ी हो जाएगा, प्लान करना पड़ेगा, बैठे बैठे थोड़ी गुड वर्क हो जाएगा, है ना। दैट इज व्हाई, सो इंस्टीट्यूशनल इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ये यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसमें भी आपको ये मिलेगा कि अगर आप बनाओगे, लाइक मैंने कहा ना, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के, विवेक कॉलेज बिजनौर वाले, और somebody is from मे बी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री, देन आई टेल यू मेक अ प्लान, मेक अ इंस्टीट्यूशनल प्लान फॉर योर डिपार्टमेंट। तो क्या क्या उसके अंदर डालोगे, उसके भाग क्या होंगे, constituents, what are the constituents? Number 1, academic infrastructure, आपको पहले प्लान करना पड़ेगा। इसमें आपको ये भी देखना होगा कि आप कौन से एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कौन कौन से प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं। जैसे आपके बीएड चल रहा है, एमएड चल रहा है, हो सकता है इंटीग्रेटेड 5 ईयर चल रहा है, मास्टर्स इन एजुकेशन। तो यू हैव टू सी व्हाट प्रोग्राम्स आज कौन से हैं, what do you have at present, and अब नए कौन से किए जा सकते हैं, what are you planning to start in the next 5 years, 10 years, जितने का भी प्लान आपने बनाया है। 3 years का बनाया है तो बताइए by 2027 what plans will you have,
What programs? Academic का मतलब है आप दिखाइए ये प्रोग्राम है, इनका एक्सपेक्टेड आउटकम ये है, ठीक है, प्रोग्राम आउटकम ये है, कोर्स आउटकम ये है। फिर दिखाइए एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप दिखाएंगे आपके यहाँ फैकल्टी कितनी है, हाउ मेनी टीचर्स डू यू हैव टुडे, 27, हाउ मेनी डू यू प्लान टू हैव आफ्टर 3 years, 42, ठीक है, ये एडिशन होगा। So many assistant professors, so many professors will be added. Research scholars कितने हैं, PhD program कितने हैं, पोस्ट डॉक्टोरल कितने हैं, प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं, कितने आप टारगेट करते हैं, ये सारे ऑल योर एकेडमिक प्रोग्राम्स आर पार्ट ऑफ योर एकेडमिक। ये पूरा आपको व्हाट यू हैव टुडे एंड व्हाट योर गोल इज आफ्टर 3 years or 5 years वो दिखाना होगा। Number 2, research and intellectual property research. You will have to give details of this. So at आज की तारीख में क्या रिसर्च चल रही है। अब आप बीएड कॉलेज के हैं तो आप लोगों के आई डोंट नो, दोज हु आर फ्रॉम विवेक कॉलेज बिजनौर, आप क्या रिसर्च होती है, पीएचडी प्रोग्राम है? नहीं मैम, अभी नहीं है। नहीं, अभी नहीं है ना। हाँ, तो आप लोग अगर प्लान बनाओगे जैसे विवेक कॉलेज वाले बनाते हैं तो हो सकता है कि अभी ये लोग 12B2F वो वाला चक्कर भी है ना यूजीसी का, बट लेट्स सी, क्या पता आने वाले समय में 1-2 साल में गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाए, वो खत्म हो जाए, आप लोग भी स्टैंड अलोन में आ जाए और वो आप लोगों का अफिलिएशन का सिस्टम खत्म होगा, फिर रिसर्च के लिए सरकार कोई रास्ता निकालेगी कि कौन कौन लोग रिसर्च कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। बट मे बी इफ यू आर अ डिपार्टमेंट इन एएमयू का कोई डिपार्टमेंट है या मेरी यूनिवर्सिटी का है या मेरी यूनिवर्सिटी है, तो हमें अपना पूरा रिसर्च का प्लान भी बताना होता है। रिसर्च एंड आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च होती है जहां जिससे क्या निकलते हैं, पेटेंट्स निकलते हैं, कॉपीराइट्स निकलते हैं। अब दुनिया में क्या माना जा रहा है, सिर्फ शोध करना काफी नहीं है, शोध ऐसा हो कि उसमें से नया शोध हो। तो नया शोध हो वो कैसे पता चलेगा, जब आप पेटेंट के लिए अप्लाई करोगे, पेटेंट ग्रांट होगा मतलब बिल्कुल ओरिजिनल है ना, ये होता है। एंड सपोर्टिव एंड फैसिलिटेटिव सिस्टम, आपको ये भी बताना होगा सपोर्ट सर्विसेज क्या है। अब इसमें सब चीज आती है, इसमें आपके कई लोग इसमें लाइब्रेरी सिस्टम्स ले लेते हैं, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब्स इत्यादि होती हैं वो ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ले लेते हैं, वो आपको डिटेल करने होंगे। तीसरा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी कितने रूम्स हैं, कितने स्क्वायर फीट एरिया क्लासरूम्स हैं, कितना स्क्वायर फीट ऑडिटोरियम है, लैब है, एवरीथिंग यू हैव टू शो। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कितनी है, कितना स्क्वायर फीट है, एंड देन योर प्लान, कि अब प्लानिंग क्या है, कैसे बढ़ेगा, हाउ यू विल एक्सपैंड और हाउ यू विल रीयूटिलाइज, वही जगह है उसमें क्या करने वाले हैं, ये सारा आपको बताना पड़ता है। थर्ड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब कंप्यूटर सिस्टम्स, आईसीटी फैसिलिटीज, इन सब को इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का पूरा अलग से दिखाते हैं। हमारे यहाँ क्या क्या कितनी लैब्स हैं, कितने सिस्टम्स हैं, क्या डिजिटल मशीन्स, बाकी मशीन्स क्या है, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर क्या क्या है। यही नहीं कि 25 PCs, 8 laptops, no, what software do you have you purchased software, आपके LMS क्या है, लर्निंग सिस्टम्स क्या है, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, LMS बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, जैसे कि क्या LMS क्या होता है, प्लेटफॉर्म्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। मूडल नाम सुना है आपने, मूडल क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वयं क्या है, स्वयं क्या है, स्वयं भारत सरकार ने जो हमारे लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म खोला है वो है। तो आपको हमसे कहा जा रहा है आप अपने कोर्सेज डालिए, आप कोर्स बना के स्वयं में डालिए कहते हैं ना, तो स्वयं पे हम लोग भी डाल सकते हैं, आप और मैं एक स्वयं का कोर्स क्रिएट करके डाल सकते हैं, पर वो बहुत ध्यान से डालना होता है क्योंकि वो एक बार डाला जाता है ना तो फिर हटा, उसमें फिर आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। आपके यहाँ नॉट ओनली हार्डवेयर बट सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, तो ये सब इसमें आएगा, लर्निंग सिस्टम्स आएंगे। स्ट्रैटेजिक गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपको बताना होता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन का पिरामिड क्या है, जैसे आपके यहाँ चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, डीन्स, डायरेक्टर्स, पूरा आपको बनाना पड़ता है। यू कैन मेक द ट्री, और हर किसी की क्या ड्यूटीज है, क्या वर्क एलोकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी दिखाना होता है। बस एक पेड़ बना के नहीं हो जाता है, यू हैव टू शो द ड्यूटीज, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, राइट, ये सब दिखाना होता है। देन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम में से कई लोग भूल जाते हैं, वित्तीय जो हमारा ढांचा है, रेवेन्यू,
के सोर्सेस क्या हैं, उनको कैसे हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, फीस आप कैसे ले रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, कैसे एडमिशंस कैसे कर रहे हो, फीस लिंक्ड होता है क्योंकि ऑल दीज थिंग्स, स्कॉलरशिप्स कैसे दे रहे हो, ट्रांसपेरेंसी क्या है, पेमेंट्स कैसे चल रहे हैं, आपके यहाँ क्या ऑनलाइन गवर्नेंस है कि नहीं है, ठीक है, ईआरपी सिस्टम्स है कि नहीं है, तो ये सब इसमें आता है। अर्निंग्स क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, ऑडिटिंग सिस्टम्स क्या, आपके यहाँ ऑडिट होता है नहीं होता है, लेखा का काम, जो लेखा परीक्षण, ऑडिट इज लेखा परीक्षण। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट व्हाट यू हैव, आज की तारीख में आपके पास क्या है वह सविस्तार बताना होता है, फिर उसमें बदलाव, वृद्धि या उसको हटाया जाना, ठीक नहीं है चीज, हटा रहे हैं, हम इसको खत्म कर देंगे 3 साल में, तो वो भी बताया जाना होता है, हम इसको बढ़ा देंगे वो भी बताना होता है, कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए पैसा कहां से आएगा, आदमी कहां से आएगा, ये सब बताना होता है। दैट मीन्स दैट इफ यू whatever, you have to state in detail what you have, and then you have to talk about your plans for the future. The plans could include increasing something, decreasing something, removing something completely, and how you will do it. Right? So that is, these are the components. प्लानिंग प्रोसेस, ये यूजीसी हमें बता रहा है। द प्लानिंग प्रोसेस में क्या होगा, एक तो आपको अपनी गोल्स आइडेंटिफाई करने होंगे, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योर गोल्स कि मेरे लक्ष्य क्या है। मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि ये नहीं पता है लक्ष्य क्या है तो फिर नियोजन किसके लिए करेंगे, ठीक है। एंड आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आप ऊंची ऊंची बातें करके नहीं करना है। हमारा सपना है कि हमारा कॉलेज हिंदुस्तान का सबसे अच्छा कॉलेज बन जाए, एक लाइन लिख दी, हम उत्तर प्रदेश के सबसे उत्कृष्ट कॉलेज बन जाएंगे। कैसे, छोटे छोटे कदम आपको बताने होंगे अपनी, ठीक है, जो कि मतलब एक को कहते हैं ना 30 मार्क का ऊंची बात करना है, बिग थिंग्स, बिग ड्रीम्स, आई विल डू दिस, बट हाउ, you have to talk about small goals first, you have to take small steps, and all those steps you have to define in detail, time bound. You know, I will become a professor in JNU, ठीक है, आप में से बोलता अब मैं तो JNU में ही प्रोफेसर बनूंगा। अरे भाई सीधे प्रोफेसर थोड़ी बन जाओगे, अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यू विल हैव टू, मैं 20 साल बाद प्रोफेसर JNU, तो फिर अभी 1 साल बाद क्या करोगे, 4 साल में क्या होगा, 6 साल में क्या होगा, सब सोचना पड़ेगा। टाइम बाउंड, within 5 years I will publish 10 research papers in 1 book, within 10 years I will have 3 books and 30 good research papers, I'll have a citation index of 300, whatever. Your goals have to be time bound, that in 10 years this, in 15 years this, in 20 years this, like that, huh? दूसरी चीज, आइडेंटिफाई टैक्टिक्स। वही मैंने कहा कि सपने देखने से कुछ नहीं होगा, तरीका, टैक्टिक्स, और चतुराई से, चतुराई यानी बुद्धि, विवेकपूर्ण तरीके से, यू नो, इन इंटेलिजेंट मैनर, इन अ कैलकुलेटेड मैनर, विवेकपूर्ण, कैलकुलेटेड एंड इंटेलिजेंट। सो देन यू हैव टू थिंक सबसे अच्छा रास्ता क्या है इस तक पहुंचने का। जैसे मैंने कहा ना JNU में प्रोफेसर बनना है, तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है, सबसे सही तरीका क्या है, ये सोचना होगा कि अब मेरे पास रिसोर्सेस क्या है, मेरे पास क्या क्या है। अच्छा, मेरे पास JNU से MA की डिग्री, अब PhD करनी है तो कहां से करूं, राइट, तो ये सब सोचना पड़ेगा। और कब करूंगा, सीक्वेंसिंग, इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, यू हैव टू गेट द सीक्वेंस, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स करेक्ट, प्रायोरिटाइज इनिशिएटिव्स। कई बार ऐसा लगता है कि सारे ही काम कर डालें, PhD भी कर लेते हैं, घर भी बना लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, और फिर शादी, कई लोग बैठे बैठे सपने देखते हैं, शादी करेंगे, इतनी खूबसूरत लड़की से करेंगे, उसके बाद मेरे बच्चे इस वाले स्कूल में भी चले जाएंगे, तो वो सीधे अपने बच्चों की शादी ही देख रहे होते हैं, ठीक है, फिर बच्चे की शादी किससे होगी ये भी देख लेते हैं, अपनी शादी हुई नहीं, बच्चे की शादी देख रहे होते हैं। ऐसे नहीं होगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है, ठीक है। डेवलप द प्लान and then you have to sit down, the plan has to be written down. ये कोई ऐसी चीज नहीं कि एक दिन में बन जाए। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी वाइस चांसलर, कोई भी प्रिंसिपल इतना मूर्ख नहीं होता है कि वो सोचे कि एक मीटिंग बुलाते हैं उसमें IDP बना लेंगे।
यू कैन नेवर मेक इट एट वन गो, एक बार में नहीं बनता है, बहुत लेंथी प्रोसेस होती है। इट इज अ लेंथी प्रोसेस, लंबी चलने वाली प्रक्रिया, और मेहनत लगती है, इसमें डिलिजेंस लगती है। यू हैव टू, इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन एंड एफर्ट। इट इज अ डिटेल्ड एक्सरसाइज, यानी सविस्तार कार्य करना पड़ता है। और मैंने आपसे कहा यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, बन गया और ऑनलाइन डाल दिया, नहीं, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। उसमें जो लिखा है उसका क्रियान्वयन भी करना पड़ता है। एंड रिव्यू, इवैल्यूएट एंड रिपोर्ट, इस पर हमने बात करी थी, आपको याद होगा, हम यहां पर यही कह रहे थे, रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, चौथा चरण। व्हाट इज प्लानिंग? तो ये खाली, बिकॉज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये डेलिबरेट डिसिप्लिन्ड एफर्ट है। इट इज अ डेलिबरेट डिसिप्लिन्ड एफर्ट। इसमें बहुत संयम लगता है, इसमें बहुत अनुशासन लगता है, अनुशासित प्रयास होता है। यू हैव टू टेक सम बिग डिसीजंस। तो जो आपके वीसी हैं या आपके प्रिंसिपल हैं, उनको कुछ मूलभूत आधारभूत निर्णय लेने पड़ते हैं। हम ये करेंगे, से होता है ना, ये वाला कोर्स खोल देंगे, नहीं खोलेंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, 10 टीचर और रख लेंगे, ये सब प्लान करना पड़ता है। और इसके माध्यम से क्या होता है, जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसके जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, जो सपना है, वो पूरे होते हैं। इट फुलफिल्स योर मिशन, विजन एंड वैल्यूज। हु डज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? इसके बारे में मैंने बात भी करी थी कि प्रैक्टिकल टर्म्स में नैक ने कहा भी है, नैक इन इट्स डायरेक्टिव्स। नैक की वेबसाइट भी कभी देखिएगा फुर्सत में। कौन करेगा? इंडिया में IQACs play a very big role. In addition to this, vice chancellors or principals can set up special committees in tandem working along with IQAC to evolve the IDPs. कई बार IQAC के अतिरिक्त कमिटी समितियां भी बनाई जाती हैं। But one important point is that that UGC says in its guidelines, and that internationally is also recognized as a good practice. जो चीज अच्छी समझी जाती है वो ये है कि the entire stakeholder community should be involved in the process. This means that anybody who is directly or indirectly a beneficiary or working in the institution should have some say in the planning process. That is, even if they are not directly involved, they should be consulted. Their opinions should be taken, meetings should be called, brainstorming sessions can be organized. मैं ये कह रही हूँ कि UGC भी कहता है और अंतरराष्ट्रीय रूप से भी स्थापित मान्यता है कि सभी हितधारकों को इसमें, इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जाना चाहिए। Who are stakeholders? Students, teachers, researchers, all employees, guardians, parents of the students, community, local community, स्थानीय समुदाय, right? They should all, and local administration, state administration, सबको इसमें कहीं ना कहीं उनकी राय सम्मिलित होनी चाहिए। Everybody's opinion should be taken into account. Naturally, जो भी team, like कोई committee has been set up, so the chairperson of the committee leads the process. It can be long and thing. Generally, I have just covered this. What are the tasks of academic leadership? तो अब हमने कहा एक चीज होती है academic leadership. Academic leadership में हम लोग usually जो लोग पदधारक होते हैं, chancellor, vice chancellor, pro vice chancellor, rector, provost, proctors, deans, directors, registrar, finance controller, इन सबको हम एडमिनिस्ट्रेशन की लीडरशिप मानते हैं। वैसे ये कहा जाता है कि आप और मैं भी, चाहे मैं वाइस चांसलर नहीं हूं, आप वाइस चांसलर नहीं, हमें भी एकेडमिक लीडर माना जाता है, क्योंकि हम सब अपने अपने क्लासरूम में, अपनी अपनी लैब में, अपने अपने जब भी हम कार्य कर रहे होते हैं, वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ लीडर्स। टीचर्स आर ऑल्सो लीडर्स, राइट? बट इन द फॉर्मल सेंस ऑफ द वर्ड, औपचारिक तरीके से हमें एकेडमिक लीडरशिप में जो लोग पोस्ट्स पर बैठे हैं, पद धारक हैं, उनको मानते हैं। तो उनका एक बड़ा काम जो होता है, वो अनेकों काम करते हैं। एकेडमिक लीडरशिप डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। वन इंपॉर्टेंट टास्क इज
डिफाइन द इंस्टीट्यूशनल प्लान। सो एकेडमिक लीडरशिप जो है, जो ये सारे पद धारक हैं जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार्स, फाइनेंस कंट्रोलर्स, प्रो वाइस चांसलर, जितने हैं, लंबी सूची, इन सब के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य जो सबसे ऊपर आता है यह है। यही कहा जाता है जब आप एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हो तो आपका दो रोल होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, राइट। तो दोनों में ही अगर आप एक वाइस चांसलर है, मान लो अखिलेश वाइस चांसलर है, there will be two aspects to Akhilesh's role as vice chancellor. One will be the formal, औपचारिक, informal, अनौपचारिक, and in both he will have things to do. Informal means when अखिलेश बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, तो अखिलेश का जो ये प्रभाव जो पड़ेगा जब वो छात्रों को भाषण देंगे, जब वो यूनिवर्सिटी में राउंड लेंगे और लोगों को मेंटोर करेंगे, गाइड करेंगे, अपना विजनरी लीडरशिप देंगे, वो इनका इनफॉर्मल रोल है। फॉर्मल रोल है जिसमें मैनेजमेंट में जब वो अपने ऑफिस में बैठ के फाइल्स करेंगे और मीटिंग्स अटेंड करेंगे, फॉर्मल प्रोसेसेस, टास्क्स, अपने कार्यों को जो निर्धारित कार्य हैं पूर्ण करेंगे। दोनों में, दोनों तरीके से अगर आप इस ग्राफ को देखें, उनका एक बड़ा काम है इंस्टीट्यूशन के लक्ष्यों को और उद्देश्यों को निर्धारित करना। So in both his roles, if Akhilesh is vice chancellor, in both his roles, the formal and the informal, whatever he is doing, at the end of it, he is linking himself to deciding, directing, determining the purposes, goals and objectives of his institution. कब करी जाती है प्लानिंग? मैंने आपसे कहा ना कि कुछ इंस्टीट्यूशंस 3 साल के प्लान बनाते हैं, कुछ 5 के, कुछ 10 के, यहां तक कि 30-year प्लान्स भी आपको इंटरनेट पर मिलेंगे। इफ यू विल गो ऑन सर्च यू विल फाइंड 30-year प्लान्स, बट यूजुअली इंडिया में 3-year प्लान्स, 5-year प्लान बनते हैं, 10-year प्लान्स भी बनते हैं। सो बट वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज दीज प्लान्स आर नॉट लीनियर। ऐसा नहीं कि अब मैंने कहा कि हाँ प्लान बनाते हैं, चलिए आप और मैं बनाते हैं विवेक कॉलेज बिजनौर के लिए, 5 साल का बना लो, हो गया, तो अभी बना लो 24 से 29 का छुट्टी। 29 के पहले आपके प्रिंसिपल साहब अगर सो जाते हैं और सोचते हैं अभी तो प्लान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लान 29 में खत्म होगा तब देखेंगे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं कह रही हूँ ना, लगातार आपको हर साल इवैल्यूएशन करना है, फीडबैक लेना है, इंप्रूवमेंट करना है, तो ये लीनियर नहीं, साइक्लिकल प्रोसेस है। 27 के आसपास से ही, 2027 से ही आपको अगला प्लान पर काम करना शुरू करना होगा। 2028 में तो हर हालत में आपका अगला प्लान तैयार हो जाना चाहिए। कौन सा वाला? 29 से लेकर के 34 तक वाला। तो 5-5 साल के अगर बना रहा है विवेक कॉलेज बिजनौर इज मेकिंग 5-year प्लान्स, देन 24 to 29, तो 27-28 में अगला प्लान बनाना शुरू कर दीजिए, जो कि 29 to 34 होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ओवरलैपिंग प्रोसेस है, एक प्लान दूसरे प्लान से जुड़ता है। दीज प्लान्स डवटेल इनटू ईच अदर, it's a continuous cyclical plan process, right? And it depends on your needs. ऐसा होता है, पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके यहाँ सब कुछ जमा जमाया है। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बना दिया 10 साल का प्लान, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कौन सा बहुत अपने को दे हैड नीड कि अचानक बहुत सारी बिल्डिंगें बनानी है। ऑक्सफोर्ड में बिल्डिंग है, ठीक है, उनका ज्यादा एकेडमिक प्लान्स ज्यादा बदलते हैं, नए प्रोग्राम्स लाते हैं, नए वेलफेयर मेजर्स लाते हैं, ये है। पर अब जैसे विवेक कॉलेज बैंगलोर बिजनौर है, आप लोग हो सकता है नया कॉलेज हो, मुझे नहीं पता कितना पुराना है, पर अचानक आपके यहाँ बीएड था तो आपके यहाँ 10 क्लासरूम थे। अब अचानक आपका मैनेजमेंट कहता है कि भाई एमएड भी कर लो और इंटीग्रेटेड 5-year कोर्स भी कर लो, तो आपके हड़कंप बच जाती है। वो कहते हैं हॉस्टल भी खोल दो, तो बिल्डिंग बनाओ। तो अब बिल्डिंग आपको छोटे प्लान चाहिए होंगे, 3-year प्लान, 5-year प्लान, बिकॉज जैसी दिशा आपकी निर्धारित होगी, एकेडमिक प्लान बदलेगा आपका बहुत ज्यादा। बिकॉज अगर अभी बस बीएड है आपके यहाँ, तो नेचुरली यू विल एक्सपैंड। इफ यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग कॉलेज, यू विल एक्सपैंड। इफ यू आर सक्सेसफुल, यू विल एक्सपैंड academics, research, then you will have to expand buildings, physical infrastructure, digital infrastructure. इसलिए हो सकता है आपको छोटे छोटे प्लान
ज्यादा सूट करे, तो ये देखना पड़ता है। कई बार पुरानी यूनिवर्सिटीज में भी क्या होता है कि जब कोई नया वाइस चांसलर आता है, मेरी नौकरी के जितने साल हुए हैं मैंने करीब 7 वाइस चांसलर्स के साथ काम कर लिया, एंड मैंने देखा हर बार नया वाइस चांसलर आता है तो कुछ बड़े बदलाव आते हैं। वो हर वाइस चांसलर अपने तरीके से काम करता है, काम करने का तरीका अलग होता है। और हम लोग जो लोग प्रशासन से जुड़े रहते हैं, मैं बड़े लंबे समय से प्रशासन से जुड़ी हूँ, मैंने तो कुछ वर्ष पहले से तो शिक्षण बंदी कर दिया है, तो मैं अभी तक 7 प्रशासनिक पदों पर रह चुकी हूँ, जैसे कि महिला केंद्र की निदेशक, आई वाज डायरेक्टर वुमेन स्टडीज, आई वाज डायरेक्टर विवेकानंद पीठ, आई हैव बीन इन IQAC, आई वाज डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, तो बहुत पदों पर रही हूँ। तो जब आप इन पदों पर रहते हैं तो आप वाइस चांसलर्स के साथ बहुत काम करते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप समझते हैं कि हर आदमी अपना विजन लेके आता है, उसका एक अपना तरीका होता है देखने का दुनिया को, एजुकेशनल सिस्टम को, और एंड ही चेंजेस थिंग्स, सो प्लानिंग चेंजेस, एवरी न्यू वाइस चांसलर और लीडर ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस। अब ये होता है कई बार कुछ होते हैं वो बड़े दबंग होते हैं, एक शब्द है दबंग, which means very forceful. Some are very forceful administrators and they change big things. They say नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये खत्म करो, ये शुरू करो। कुछ होते हैं वो they believe in a status quo कि रहने दो, हमें तो अपना 3 साल का टर्म काटना है, तो हम ज्यादा नहीं बदलते, अपना अच्छे से नौकरी हो जाए काफी है। So that would depend on the personal administrative style of the vice chancellor, principal, head of department, whoever it is, right? Now, this weekend, this is not very important. एक और चीज कही गई है कि IDP, institutional development plan में कहा गया है, it should be integrated planning. Integrated मतलब इसको integrated होता है, एक मिनट, let me, I'll just Google the Hindi translation. I'm myself not sure. शायद एकीकृत होता है, थैंक यू वेरी मच, एकीकृत नियोजन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड। इसको क्यों, why do we need to have integrated planning? Because number one, हायर एजुकेशन अब बहुत सरल नहीं रह गई। आप लोग अगर एजुकेशनल कॉलेज से हैं, विवेक कॉलेज बिजनौर, आप लोगों क्या सिंपल है, क्योंकि अभी आपके यहाँ बस एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इट इज बहुत जटिलता नहीं है, देयर इज नॉट मच कॉम्प्लेक्सिटी इन अ यू नो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन लाइक अ B.Ed कॉलेज और अ लॉ कॉलेज, बट इन बिगर इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटीज, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया सिस्टम, इतने तरह के डिपार्टमेंट्स, इतने तरह के प्रोग्राम, और NEP ने तो अब और कॉम्प्लेक्स कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अब मैथ्स का बच्चा म्यूजिक का कोर्स ले रहा है, ठीक है, और म्यूजिक का बच्चा वहां सोशियोलॉजी पढ़ने जा रहा है, और टाइम टेबल बनाना ही इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि लोग माथा पीट के रह जा रहे हैं, क्योंकि बन ही नहीं सकता है। यू नो हाउ विल यू, उतने वर्किंग आवर्स में आप इतने क्रेडिट के कोर्सेज कैसे अकोमोडेट करेंगे? सिमिलरली अब ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर का सिस्टम है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। अब उसमें अगर प्लानिंग नहीं होगी तो बहुत ही कंफ्यूजन, बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इफ वी डू नॉट कीप अप विद द टाइम्स एंड प्लान। नंबर 2 क्या है कि अगर जो I'm not talking about your college, Vivek College, but in bigger old universities, traditional universities where there are like 30 departments. In my university we have 30 departments. So what happens is departments का काम overlap भी कर जाता है कई बार। अब पता चला कि chemistry वालों ने lab कहा, हम lab setup कर देंगे, they want to set up a spectroscopy lab, right? And pharmacy department is also setting up a spectroscopy lab, right? And geology already has that equipment, right? So now all three are asking for almost similar equipment, similar labs, which are worth crores, क्योंकि साइंस में इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है, जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कई बार करोड़ों करोड़ों का होता है। तो 3 लोग करीब करीब एक ही चीज मांग रहे हैं। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं दोगे और एकीकृत नहीं करोगे तो कितनी बर्बादी हो जाएगी। Space, because those labs will take space. Then money, because everybody is spending 20 crores.
So at that time you need integration. You can set up a centralized instrumentation facility. यानी अगर एक एकीकृत लैब हो जहां ये सारे महंगे इंस्ट्रूमेंट हो, वहां केमिस्ट्री वाला भी आके अपना काम कर ले, फार्मेसी वाला भी कर ले, बॉटनी वाला भी कर ले, तो कितना पैसा बचेगा, जगह बचेगी, रिसोर्सेज बचेंगे. इसलिए इंटीग्रेशन चाहिए जिससे कि हमारी एक्टिविटीज ओवरलैप नहीं हो. जैसे इवन इन सिलेबस मेकिंग, अब पॉलिटिकल साइंस भी वही कोर्स अपने सिलेबस में डाल रहा है, सोशियोलॉजी भी डाल रहा है, यू नो, बिकॉज क्या है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है, तो पॉलिटिकल साइंस वाले भी वही पढ़ा रहे हैं, सोशियोलॉजी भी वही ऑफर कर रहा है, एंथ्रोपोलॉजी भी वही ऑफर कर रहा है, तो फिर वो कोर्सेज ही ओवरलैप कर रहे हैं. देयर विल बी कंफ्यूजन, स्टूडेंट्स की दे विल बी स्प्लिट, क्लासरूम्स की दिक्कत आएगी, टीचिंग फैकल्टी की दिक्कत आएगी. सो दैट इसीलिए इंटीग्रेशन जरूरी है. डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, कोई भी काम डबल डबल डुप्लीकेट ना हो. और कई बार क्या होता है, सब एक दूसरे के विरोधाभासी काम कर रहे होते हैं. लाइक आई ऑफर मैं पॉलिटिकल साइंस हूं, मैंने कोर्स ऑफर किया, वो इन कंपटीशन सोशियोलॉजी ने कोर्स ऑफर कर दिया, वो मेरे स्टूडेंट्स, होता है कई बार कि हम इनके स्टूडेंट्स नहीं आने देंगे, स्टूडेंट काट लिया मेरा, यू नो. सो इन दैट इज डर्टी कंपटीशन. बट देन वो डिपार्टमेंट्स विल नॉट प्रॉस्पर. सब एक दूसरे की जड़ काटने में लगे रहेंगे, दे विल बी कटिंग एट ईच अदर्स रूट्स, राइट. एंड क्या है कि जब हम मिल करके प्लान बनाएंगे तो वी कैन कोलैबोरेट, वी कैन सेव टाइम, मनी, रिसोर्सेस, राइट. एंड हाउ इज प्लानिंग डन, ये हम बात कर चुके हैं. इसमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, लेट्स फॉरगेट दैट. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जो साइकिल, इस पर अभी तक हम बात कर रहे थे. इसके लिए कुछ, अगर आप, मैं कल कहती हूँ आप प्रिंसिपल बन जाते हो, आई मेक यू प्रिंसिपल और आई मेक यू वाइस चांसलर, व्हाट विल बी 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड डू. दीज आर लाइक टिप्स. टिप्स कहते हैं ना, आपको कोई काम अच्छे से करने के लिए टिप्स देना. नंबर 1, आपको, अगर आप वाइस चांसलर हो, जस्ट इमेजिन आपको वाइस चांसलर बना दिया एक यूनिवर्सिटी का, और आपने आईडीपी बनाना है, आपने अपने यूनिवर्सिटी का प्लान बनाना है. कैसे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स? नंबर 1, अंडरस्टैंड योर करंट सिचुएशन. सबसे बड़ी चीज है, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल. एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप अपनी परिस्थितियों को समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अब जैसे आप विवेक कॉलेज बिजनौर है, आपने समझना है कि भाई हम बिजनौर में, एक तो पहले देखो आपके चारों तरफ कितने और कॉलेज हैं, कंपटीशन क्या है, व्हाट इज योर कंपटीशन. यू हैव टू अंडरस्टैंड हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मैनेजमेंट के पास कितना पैसा है और वो कितना पैसा लगाने को तैयार है, राइट. क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज हो तो यू आर रन बाय अ मैनेजमेंट और अ ट्रस्ट. यू हैव टू सी हाउ मच दे विल इन्वेस्ट, देयर विलिंगनेस टू इन्वेस्ट. You have to look at the competition. You have to look at the catchment, कि बच्चे डिमांड कितनी है कोर्सेज के लिए. कोर्स खोल दिया, टीचर रख दिए, कैचमेंट नहीं है, स्टूडेंट कैचमेंट नहीं है, ठीक है. देन यू हैव टू, आपको पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखनी पड़ती है कई बार, कि कई बार ऐसा होता है कि ये प्राइवेट कॉलेजेस के साथ काफी होता है कि आपका मैनेजमेंट इज, योर ओनर और योर मैनेजर इज समबडी पॉलिटिकल. कई बार एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स, उनके कॉलेजेस होते हैं. अगर हैं तो यू हैव टू लुक एट द पॉलिटिकल क्लाइमेट. राज्य में सरकार किसकी है, क्या है. आप प्रिंसिपल हैं, आपने बड़े बड़े सपने देख रखे है ना, पर पता चला कि सरकार विरोधाभासी आ गई, विरोधी दल की आ गई, तो दिक्कत, आपका कोई काम ही नहीं हो पाएगा. तो ये अंडरस्टैंडिंग, अ ग्रास्प ऑफ रियलिटी, ऑफ ग्राउंड रियलिटीज, जो तृणमूल में परिस्थितियां हैं, उनकी समझ बहुत जरूरी है प्लान बनाने के पहले. दूसरा है एक पर्सनल विजन. ये कहा जाता है एकेडमिक लीडरशिप का भी एक बहुत, मैंने कहा था ना एकेडमिक लीडर कौन है. अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, हमने अखिलेश को प्रिंसिपल बना दिया, ये अच्छा लीडर है, ही विल हैव, इसके कुछ एक तो अपने व्यक्तिगत मूल्य होंगे. तो एकेडमिक लीडर के लिए जरूरी है कि ही शुड हैव वैल्यूज, उसके कुछ ऐसे व्यक्तिगत मूल्य होने चाहिए, उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए. दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द लीडर एंड हिज पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी के गुण होते हैं, वो अच्छा कम्युनिकेशन कर पाए,
वो लोगों को प्रभावित कर पाए, लोगों का मार्गदर्शन कर पाए। ही शुड बी अ गुड मेंटोर, गुड गाइड, गुड स्पीकर, गुड लिसनर। ही शुड बी कॉन्स्टेंटली सेल्फ अवेयर, ऐसा व्यक्ति हो जो स्व का आकलन करता हो, स्व आकलन करता हो, परंतु साथ ही उसके अपने कुछ दृढ़ मूल्य होने चाहिए, लाइक ऑनेस्टी, लाइक इंटेग्रिटी, लाइक ट्रांसपेरेंसी, है ना। ऐसा व्यक्ति जो हो, वो जब आप, ऐसा होता है कई बार, अखिलेश अभी उसको अपना असेसमेंट ही नहीं हो, अखिलेश सॉरी बार बार आपका नाम ले रही हूँ, निधि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। निधि का अभी वो सोचती नहीं हो कि मैं कभी प्रिंसिपल बनूंगी, परंतु अचानक मैं कल को निधि तुमको वाइस चांसलर बना दिया, तो अरे शी बिकम्स वाइस चांसलर। जिस दिन कुर्सी पर जाके बैठेगी, कई बार होता है उस वक्त अपने गुणों का हमें आभास होता है, शी रियलाइज नहीं मैं ये कर सकती हूँ, जो उसने आज तक नहीं सोचा था कि वो वहां बैठ के वो चला पाएगी यूनिवर्सिटी को, हो सकता है वो चला ले, उसके अंदर ये हो गुण, पर उसका एक कोई सपना कि क्या एक विश्वविद्यालय को कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बी लाइक, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, आपका अपना व्यक्तिगत विश्वास किस चीज का है। और फिर आपको ये देखना होता है कि जो की एरियाज है, मेरे कॉलेज की ये कमजोरियां हैं, इनको मैंने ठीक करना है, मेरे कॉलेज के ये लक्ष्य हैं, इनको पूरा करना है, तो सारी फिर अपनी एनर्जी वहां डालनी है। फिर इधर उधर उधर नहीं की, फिर अच्छा ऐसा है कि मैं एमएलए साहब को भी बुला लेता हूँ, वो भी कर लेते हैं, और फिर हम ऐसा करते हैं कि हम अपने कॉलेज के बाहर एक दुकान भी चला देते हैं ना, और हम ऐसा करते हैं कि हम कोई एक तीसरा प्रोजेक्ट भी ले लेते हैं साइड में, एक डिस्पेंस फार्मेसी भी चला देते हैं। ये नहीं, फिर एजुकेशन में आई है तो फोकस उसी एरिया पर करिए जो आपके इंस्टीट्यूशन का लक्ष्य है। और तीसरा है ऊंचे ऊंचे प्लान बना के कुछ नहीं होगा। चौथा, आपको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है प्लान, याद रखिए। तो प्लान ऐसा बनाइए जो इम्प्लीमेंटेबल हो। कई बार बहुत ऊंची बात कागज पर लिख गई हो ही नहीं सकती है। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, द प्लान शुड बी प्रैक्टिकल। एंड वही डोंट फॉरगेट टू मेजर प्रोग्रेस। तो अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कई मॉडल्स हैं दुनिया में, और हम अभी इस पर नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा मॉडल स्वॉट एनालिसिस का होता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अब हम स्वॉट को स्वक बोलते हैं क्योंकि थ्रेट एक नेगेटिव शब्द है। थ्रेट का मतलब है खतरा, खतरा नहीं। हम में से प्रत्येक को अपनी संस्थान का आकलन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारी प्लस पॉइंट क्या है। What are the plus points of what advantages do I have? What are my strengths? अच्छी चीजें क्या है हमारे बारे में जहां हम औरों से बेहतर है। दूसरा, वीकनेसेस, हमारी कमजोरियां क्या है, कहां पर हम मात खा जाते हैं। What are our weaknesses? Next, opportunities, भविष्य में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मौके आएंगे। एंड चैलेंजेस, दिक्कतें कहां पर आती हैं, चुनौतियां क्या है। तो कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, दैट्स अ चैलेंज। फाइनेंशियल चैलेंजेस आ जाते हैं, पैसा नहीं है, मैनेजमेंट पैसा नहीं दे रहा है, ये सब दिक्कत आती है। तो हमें जब प्लान बनाते हैं, एक हमारे मन में विजन होना चाहिए। विजन क्या होता है? विजन इज लॉन्ग टर्म और मिड टर्म गोल। बहुत आगे का जो लक्ष्य होता है वो विजन होता है, एक सपना सा होता है कि विवेक कॉलेज बिजनौर किसी दिन उत्तर प्रदेश के अगले 20 सालों में, 20 साल बाद विवेक कॉलेज बिजनौर उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट 10 सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों की श्रेणी में आएगा। यह आपका लॉन्ग टर्म गोल है। आपका कॉलेज 3 साल पहले खुला है, आपको लगता है 20 साल में, मेरा सपना है। लॉन्ग टर्म गोल, दूरस्थ लक्ष्य जो है। मिशन क्या होता है? मिशन जब कहते हैं, मिशन होता है जो आज, अब आप आजकल क्या काम कर रहे हो। विवेक कॉलेज बिजनौर आजकल क्या काम करता है, किस चीज के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में। विवेक कॉलेज बिजनौर इज रनिंग बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर विमेन। खाली उदाहरण दे रही हूँ, फॉर विमेन यानी महिलाओं के लिए कार्य, जिससे कि क्षेत्र की लड़कियों को नौकरी मिल सके। ठीक है, तो ये आप आजकल कर रहे हो। विवेक कॉलेज बैंगलोर पिछड़े वर्ग की एवं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गरीब घरों की लड़कियों को शुल्क रहित फी माफी देता है, गिव्स फ्री एजुकेशन। ये आपका आजकल कर रहे हो। अब इससे क्या होता है? क्षेत्र की महिलाओं का उत्थान हो रहा है। तो ये आप आजकल कर रहे हो।
ठीक है, ये आज का मिशन है। गोल होता, वैल्यूज होती है कि आप किस चीज के लिए, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, आपके अपने व्यक्तिगत मूल्य क्या है और आपके संस्थान के क्या है। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपका मैनेजमेंट है, कई जगह मैनेजमेंट के जो ओनर होते हैं बड़े करीबी रूप से जुड़े भी रहते हैं, वो या उनका परिवार, वही प्रिंसिपल भी होते हैं। तो हो सकता है अब आप प्रिंसिपल हो तो आपको आपके मूल्य क्या है। हो सकता है जैसे मैंने कहा, आपका कॉलेज विवेक कॉलेज है, पर आपकी प्रिंसिपल कोई महिला हो और आपका मैनेजमेंट विश्वास करता हो कि लड़कियों के उत्थान, महिला उत्थान में, तो व्हाट इज द वैल्यू, विमेन्स अपलिफ्टमेंट, बिजनौर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का उत्थान, वो आपकी वैल्यू है। महिला उत्थान आपका मूल्य है, महिलाओं और पिछड़े वर्गों का उत्थान तो वैल्यू है। उससे आपके गोल जुड़े, गोल्स होते हैं टेंजिबल। सबसे ठोस चीज इसमें है गोल, मत यानी कि आपने अपने विशिष्ट लक्ष्यों को लिखना है, स्ट्रैटेजिक गोल क्या है। तो विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, अगर आप अलग अलग विश्वविद्यालयों की वेबसाइट खोलेंगे, यू विल फाइंड, इफ यू ओपन वेबसाइट्स, ईच यूनिवर्सिटी, ईच HEI गिव्स इट्स विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट। विजन इज लॉन्ग टर्म गोल, दूर का लक्ष्य। मिशन इज आजकल क्या अच्छा काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या है। स्ट्रैटेजिक गोल्स जो है ये सभी के, दीज आर NEP, बस मैं खत्म कर रही हूँ 2 मिनट में। NEP ने कुछ जनरल गोल्स हम सबको दिए हैं, जैसे कि स्किल एजुकेशन, स्किल इंडिया हम सब ने ध्यान में रखना है। जब हम अपना IDP बना रहे हैं, आप भी अपने कॉलेज का बना रहे हो, स्किल इंडिया इंटीग्रेट करो। एम्प्लॉयबिलिटी, बच्चों को नौकरी मिल पाए, राइट। सस्टेनेबल रिसर्च, आपके यहाँ रिसर्च नहीं, whoever comes from where there's research, innovation, research, creativity, ठीक है, मेक इन इंडिया, things like that, startups. Then connection with college or university isolated नहीं हो, they should be connected with the society, with community. लैब टू लैंड कह रहे हैं बार बार हम, लैब अपने में बंद नहीं करनी है, वहां का ऐसी रिसर्च हो जो कम्युनिटी के काम आए, जो किसान के काम आए, ये सब। एंड एकेडमिया और इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री के साथ लिंकेज स्ट्रांग हो, समुदाय, स्थानीय समुदाय, एकेडमिया, कम्युनिटी, एकेडमिया, इंडस्ट्री, ये सब हो। और आपको मैंने शुरू में भी बताया, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इनसे जुड़ना है। तो IDP क्या चाहती है, एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत प्रयास होना चाहिए, पूरे संस्थान के लिए बनना है। हर संस्थान का अपना एक हिस्ट्री है, every college, every university has its own history. We have to keep that history, the character. Rural college है, दिल्ली में है, बिजनौर में है, the character, the scope, the catchment area, the targets, ये सब, इसलिए each plan will be unique. हर किसी का प्लान अपने में अनोखा होगा। विजन और मिशन आपके क्या सपना क्या है और आप आजकल आपके लक्ष्य क्या है, बिल्कुल क्रिएट होना चाहिए। विकास की प्रक्रिया से आपने जुड़ना है, आपने देखना है कि कैपेसिटी देखनी है, आप जहां हो वहां लोगों की, कम्युनिटी की क्या कैपेसिटी, लोगों की क्षमताएं क्या है, आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्षमताएं क्या है, ठीक है, क्षमता विकास पर भी काम करना है। एनुअल एक्टिविटी प्लान्स में आपसे कह चुकी हूं, और हमने ये भी कह चुकी हूँ, इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण की तरफ काम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, की तरफ काम करना है, स्टार्टअप शुरू करवाएं बच्चों से, ये सब करना है, एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किलिंग, ये सब हमने करना है। वी टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस। देखिए ऐसा है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहीं भी उसमें नहीं होती है, वैक्यूम में नहीं होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऐसा नहीं कि VC साहब बैठे और उन्होंने प्लान बना दिया, वो एक तो उन्होंने सबको इन्वॉल्व करना है, और क्यों करना है, क्योंकि हम समाज में स्थित हैं, वी आर लोकेटेड इन सोसाइटी, वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, नो HEI इज आउटसाइड सोसाइटी, कोई भी संस्थान समाज से विलग नहीं है, वी आर नॉट अवे फ्रॉम सोसाइटी, नॉट इन अ वैक्यूम, वी हैव टू लुक एट द नीड्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, देन वी हैव टू लुक एट द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी, वी हैव टू, तो हमारे चारों तरफ एक जैसे एटमॉस्फेयर है, एक इकोसिस्टम है, उसमें समाज आता है, उसमें समुदाय आता है, उस समुदाय से ही तो आपके यहाँ बच्चे आ रहे हैं। The community is giving you your clients. Who are your clients? Your students. The guardians. उनके माँ बाप भी तो समुदाय में हैं, guardians वहीं से आ रहे हैं, लोकल नेता उस समुदाय का है, NGO उस समुदाय का है, हम उन सब से भी जुड़े हुए। तो हम कौन कौन हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में आता है, सरकार आती है। वी हैव टू लिसन टू द गवर्नमेंट, वी हैव टू लुक एट द गवर्नमेंट्स फ्रेमवर्क,
तो आप अपना प्लान में से, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का प्लान बना रही हूँ, तो मुझे एनईपी को देखना है, एनईपी 2020, मुझे उत्तराखंड सरकार के डायरेक्टिव्स को देखना है, यूजीसी के डायरेक्टिव्स को देखना है, मुझे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इन सब की चिंता करनी है, नैक की चिंता करनी है, पर साथ ही साथ मैंने अपने स्थानीय समुदाय और समाज को देखना है। आई हैव टू लुक एट द लोकल कम्युनिटी एंड सोसाइटी, लोकल पॉलिटिकल इकोसिस्टम ना। मैं उनके अगर पॉलिटिकल प्रेशर्स को भी देख के प्लानिंग करनी पड़ती है, ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। देन आई हैव टू लुक एट पेरेंट्स, गार्जियंस, देन आई हैव टू लुक एट इंटरनेशनल प्रेशर्स, क्योंकि इंटरनेशनल एकेडमिक सीन कैसा है, वहां की रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिसर्च एटमोस्फियर कैसा है, हाउ वी हैव टू कीप पेस विथ इंटरनेशनल रिसर्च, वो देखना है। तो आई एम सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय इन्फ्लुएंसेस। हर चीज मेरे संस्थान में, वाइस चांसलर हूं, हर चीज मेरे संस्थान को प्रभावित कर रही है। ऑल दीज फैक्टर्स आर पुटिंग प्रेशर ऑन माय इंस्टीट्यूशन, दीज आर एक्सटर्नल प्रेशर्स। देन देयर आर इंटरनल प्रेशर्स like student politics, like needs of the faculty members, needs of the staff, financial realities, वित्तीय समस्याएं, स्टाफ की समस्याएं, मानव संसाधन की समस्या, ये मुझ पर आंतरिक दबाव है, बाह्य दबाव है, आंतरिक दबाव है, एक्सटर्नल प्रेशर्स, इंटरनल. So if I am part of the academic leadership, I have to keep all these in mind while I am formulating my IDP. IDP बनाना यूजीसी ने हर संस्थान के लिए अनिवार्य कर दिया है, हम इससे बच नहीं सकते हैं. आप लोग अभी बहुत जूनियर हैं, आपको लगेगा हमको क्यों सीखना है, इसलिए सीखना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एनईपी के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है. So that next time somebody is talking about IDP or you go to a meeting where it is being discussed, you are not blank. You should know about it. You should be aware of the basics of it. We didn't have enough time to go into greater detail, but you can look up the UGC guidelines. Does anybody have any questions or anything you want to add? कोई प्रश्न है, कोई चीज आप जोड़ना चाहते हैं? No? Nothing? No opinion, no, nothing you want to say? All right, then thank you very much. Thank you. I don't know if there's anybody from Aligarh Muslim University here, AMU, MMTTC. If not, I will thank, in absentia, I thank MMTTC, Aligarh Muslim University, the director, Professor Faiza Abbasi, a very dear friend and colleague. And I thank the team at AMU, including Mr. Zaidi, who's the technical officer and invited me. Thank you, Nidhi. Thank you, Akhilesh. You were both very active. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. अच्छा, क्योंकि आप अच्छा बिजनौर के हैं, मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम बिजनौर, तो कभी नैनीताल आइए, आपको आमंत्रित करती हूँ. कोई कोर्स करने को आइए, कोर्स करने को नहीं आते हैं तो घूमने आइए नैनीताल, ठीक है? श्योर मैम, श्योर. आपका लेक्चर सच में बहुत अच्छा लगा. और हम सब एजुकेशन डिपार्टमेंट से अधिकतर अभी एजुकेशन के कुछ टीचर्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी हैं. और अखिलेश सर आपके लिए तैयार है, आपका थैंक यू भी बोलना चाहते हैं. अखिलेश का नाम मैंने पहले देखा था तो मुंह में अखिलेश ही आ रहा था. माफी भी मांगती हूँ, उसको लग रहा होगा मुझे कितनी बार वाइस चांसलर बना. बिल्कुल, हाँ, वही बात मैं कहने वाली थी. आपने हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचाने की कोशिश की, हम सबको बहुत आशीर्वाद दिया आपने अपने लेक्चर में. ईश्वर करे कि मेरी वाणी लग जाए. और अखिलेश, वी विल सी यू एट द पिनिकल समडे. तब याद करिएगा कि मैम ने कहा था मुझसे कि मैं बनूंगा वाइस चांसलर. चलिए, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट. नो, डोंट थैंक मी, डोंट गो थ्रू द फॉर्मेलिटी. आई थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. एंड रियली आई मीन इट, कम टू नैनीताल. इफ यू आर फ्रॉम बिजनौर, आइए नैनीताल, आइए कभी आप लोग. एजुकेशनल टूर लेके आइए. हमारे एमएमटीटीसी में बहुत अच्छा हॉस्टल है, सो यू कैन ब्रिंग योर एजुकेशनल टूर्स ऑल्सो. स्टूडेंट्स को लेकर के भी आप लोग एजुकेशनल टूर पर भी आ सकते हैं. हमसे अगर पहले पूछ लेंगे तो जब हमारा हॉस्टल खाली रहता है हम बता देंगे. बहुत लोग एजुकेशनल टूर्स लेके भी आते हैं, तो आप लोग बिजनौर के हैं, आराम से आ सकते हैं. So a very big thank you to all of you. Bye bye. Wishing you the very best. I hope we'll meet again somewhere, someday. कभी आपसे पुनः मुलाकात इस आशा के साथ. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am.
The theme of the topic, the theme of the lecture is higher education and society. Oh, all कर लिया था। ऐसा उनके लिए तो नहीं बोला, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। I want to take advice.